अब बाकी ये सकूत ढाका है। अब आज जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी इंडिया के, उन्होंने एक ट्वीट की सुबह सुबह जिसमें अपनी फ़ौज को मुबारकबाद दी कि उनमें फ़ौजी जवानों को अपने सलाम पेश करता हूँ, उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को, कि उन्होंने आज के दिन पाकिस्तानी फ़ौज को शिकस्त दी और बांग्लादेश का क़याम मुमकिन बनाया। और उनके खून से, उनकी जिद्दोजहद से और उनकी महारत से और उनकी शुजाअत से ये बांग्लादेश को आज़ादी मिली है। उस पर आड़े हाथों लिया जो हमारे इस वक्त उनके चीफ एडवाइज़र हैं, यानी वज़ीर आज़म तंजीम को, डॉक्टर यूनुस जी, उनके जो लॉ मिनिस्टर हैं या लॉ एडवाइज़र एडवाइज़र जो हैं आसिफ नजरल जी, उन्होंने फौरी तौर पर उनका जवाब दिया फेसबुक पर और सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये जो 16 दिसंबर को जो हुआ वो बांग्लादेश के अवाम की जीत थी, बांग्लादेश के अवाम ने आज़ादी हासिल की और इसमें मरकज़ी किरदार उनका था और भारतीय फ़ौज जो है उसके न सिर्फ उनकी मुआवनत की थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि 45 मिनट के अंदर अंदर 6,000 अफराद ने अब तो इससे ज़्यादा हो गए बल्कि उसको, अब तो होगा लेकिन 45 मिनट के अंदर 6,000 अफराद ने उनकी तायद की। और उसके बाद जो प्रेस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर यूनुस के, शफीकुल आलम जी, उन्होंने भी इसकी तायद की और उनको अप्रिशिएट किया, उनको शेयर किया और 1,000 अफराद ने फौरी तौर पर उनके साथ शेयर किया। यानी ये बांग्लादेश के जज्बात हैं। तो आज बांग्लादेश में ये दिन जो है वो ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से तो उनकी शिकायत जो भी हैं, लेकिन वो भारतीय फ़ौज जो है उसके चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं और अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किए हुए हैं। और हम भी दुआ गो हैं उनके लिए कि अपना तो तशख़्ख़ुस है वो कायम करें। और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान से अपना नाता जोड़ लिया है। यौम क़ायद-ए-आज़म वहाँ मनाया गया, यौम इक़बाल मनाया गया और जो कुछ हुआ है हमारी तारीख़ में उस पर हम कोई फ़ख्र का इज़हार नहीं कर सकते। 16 दिसंबर को जो हुआ वो भी एक सदमे की बात है और जो कार्रवाइयाँ हुई, फ़ौजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनको भी चाहिए था शेख मुजीब को कि वो भारत के साथ मिलकर साजबाज ना करते, हम अपने मामलात खुद हल कर लेते। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ। मैं आपका ना कॉलम पढ़ रहा था कल का, वो बड़ा दिलचस्प कॉलम है उन लोगों के लिए, ज़ाहिर है जो तारीख़ से जो है वो आशनाई चाहते हैं और ज़ाहिर शामी साहब जिस तरह से लिखते हैं और ख़ुद उन्होंने विटनेस किया है उसमें। सर एक तो ज़ाहिर है आपने लिखा उस दिन के हवाले से कि कपकपी तारी थी और बड़ा यानी कि ऐसा ये एक अफसोसनाक वाक़या था। बाद में आप कहते हैं कि 53 साल के दौरान कभी आपने 16 दिसंबर को किसी तकरीब मसरत जो है वो के तौर पे नहीं मनाया, यानी कि उस दिन यानी अपने बेटे जो हैं आपके उमर शामी साहब, उनका वलीमा भी आपने नहीं रखा, हालांकि डेट पड़ रही थी लेकिन एक दिन बाद पड़ी 15 दिसंबर को। हाँ। उनके जो ससुराल वाले थे उनकी को मजबूरी थी, उनके मेहमानों का मसला था, तो वो 15 तारीख रखनी पड़ी। वो 22 करना चाहता था मैं, लेकिन मैंने कहा कि हम जो वलीमा है 16 को नहीं करेंगे और 17 को वलीमा किया। लेकिन आज तक मैं किसी शादी की तकरीब में जो 16 दिसंबर को मुनक़िद हो रही है उसमें शरीक नहीं हुआ। अच्छा। और देखिए ये 16 दिसंबर को जो कुछ हुआ है इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। और जिस तरीके से हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी बेतदबीरियाँ जो हैं उसमें बुनियादी अहमियत उनकी थी। और याह्या खान जो हैं, अभी तो आज देख लें उनके जो ADC थे अरशद समी खान जी, उन्होंने भी लिखा है कि उस वक्त जब वो सारा कुछ हंगामा हो रहा था तो वो नूरजहाँ के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, वो जापान में थी, उनके गाने ढूंढ रहे थे। हाँ जी। और एक दूसरे साहब ने लिखा है कि वो धुत पड़े हुए थे जनरल हमीद के साथ, और यानी जो अपना गम गलत करने के लिए जब उनसे कोई तदबीर नहीं हो रही थी। लेकिन यानी जंग बंदी हो सकती थी, सरेंडर की जिल्लत से हम बच सकते थे अगर वो थोड़ी सी
तदबीर से काम लेते, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल हाथ पांव छोड़ दिए। कहते कुछ रहे, करते कुछ रहे। अगर वो इख्तदार पे कब्जा न करते और तो पाकिस्तान को शायद ये दिन देखना नसीब ना होता। सब यही कहते हैं ना कि याह्या खान, 4 किरदार थे बेसिकली, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शेख ये जो इंदिरा गांधी। एग्जैक्टली। अगर चारों में से कोई एक भी ना होता तो ये रोज़े से हम ना देखते। अब आप ये देखें, बड़े एक दिल गिरफ्ता होती है तबीयत। जो एडमिरल एहसन साहब हैं, जो मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर थे, अच्छा, और जो हमारी बहरिया के सरबराह रहे और कायद आज़म के एडीसी भी थे जब आज़ादी मिली हमें, तो उनसे मैंने इंटरव्यू किया यानी सकूत ढाका के बाद। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि जब सारा इलेक्शन हो गया और सब मामलात बेहतरी की तरफ जाने लगे और बातचीत शुरू हो गई शेख मुजीब से, और शेख मुजीब ने याह्या खान को यकीन दिला दिया कि आप सदर होंगे हमारे, और याह्या खान ने यह कह दिया कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो उनके वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के। अच्छा। उसके बाद उस वक्त कहते मुझे कराची से फ़ोन आया ऐवान सदर से, अच्छा, कि भाई वो 6 नुकात क्या हैं, मुजीब साहब, ज़रा वो तो भेजो, अच्छा, उनमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, यानी उन्होंने 6 नुकात पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। और फिर आप देखें, जब मामलात बिगड़े और जंग का ख़तरा पैदा हुआ तो भुट्टो साहब ने और हमारे जो थे वो जनरल गुल हसन जो आर्मी चीफ बने बाद में, और हमारे जो वो थे जो एयरफोर्स के चीफ थे उस वक्त, वो तीनों जो थे ये मिलकर गए चाइना। अच्छा। और याह्या खान ने इनको भेजा कि चीन से बात करें, और भुट्टो साहब को भेजा था, लेकिन भुट्टो साहब के बाद उन दोनों को भी उनके पीछे भेज दिया, रवाना कर दिया कि देखिए भुट्टो साहब खुफिया तौर पर कोई बात ना करें। ओह, अच्छा। अब ये तीनों मिल गए वहां जाके, तीनों। चाइना ने ये कहा कि आप कोशिश करें जंग की नौबत ना पहुंचे, सर्दियों के महीने में, या उसको मामले को लटकाएं, तूल दें, और जब बहार का मौसम आएगा उस तक ले जाएं। तो ये उम्मीद क्या कर रहे थे चाइना से कि क्या ये उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, पीछे हट गया जाए। यानी चीन जो है मगर अपनी फौजें उसकी हरकत में आती, भारत के सरहद पर ले आते, उस पर दबाव बढ़ता, वो पीछे हटने पे मजबूर होता। ये मुमकिन नहीं होगा, सर्दियों में हमारी फौज आगे नहीं बढ़ सकेगी, पेशकदमी नहीं कर सकेगी। ये तीनों मिल गए और इन तीनों ने आके ये कहा याह्या खान से कि जनाब चाइना ने यकीन दिलाया है कि जो भी सूरत हो हम आपका साथ देंगे। ओह, दम बस कलंदर। अच्छा। और उसके बाद याह्या खान और शेर हो गया, झूठी उम्मीद दिला कि कोई बात ही नहीं है। और जंग हुई उसके बाद जो, और ये जो एडीसी हैं उनके अरशद समी खान, उन्होंने लिखा है ये। उसके बाद जो हमारे एयर चीफ थे वो मेरे ख्याल मुकर्रर हो गए थे सफ़ीर एक यूरोपीय मुल्क में, वो वहाँ से माफ़ी मांगने आए याह्या से। याह्या बीमार थे उस वक्त कि हमने आपको धोखा दिया, हमसे गलती हो गई, हमारे सीने पे बड़ा बोझ है। और जब वहाँ वो पहुँचे तो उनकी गुफ्तगू जो थी वो हमारे एजेंसियों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, टैप कर ली। तो अब आप देखें कि ये भी इस मुल्क के साथ हुआ है कि अपने इख्तदार के लिए और अपना तिगड़म लड़ने के लिए उन्होंने कहा याह्या खान जो है ये फंसेगा, ये बर्बाद हो जाएगा, इख्तदार छोड़ेगा, और फिर हम जो है आपस में मामला कर लेंगे और आपस में यानी बांट लेंगे। एक आर्मी चीफ हो जाएगा, एक एयर का चीफ हो जाएगा, और एक जो है वो मुल्क का इख्तदार संभाल लेगा। और हो गई। ये भी हमारी तारीख के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं। बहरहाल आज तो हर शख्स ये कहता है ना कि अगर वो कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी ना होता, ठीक, और जो और बार बार लोग चीखते रहे, साहबजादा याकूब खां वहाँ
GOC थे, एडमिरल एहसन थे, और ये लोग लिखते रहे, यानी बात करते रहे, कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। याह्या खान से कोई राब्ता ना हो सका, वो इनकी बात सुनने पे तैयार नहीं थे। और फिर आखिर में ये हुआ कि जब सीज फायर की बात हुई कि जंग बंदी हो जाए, तो भुट्टो साहब उस वक्त वजीर खारजा बन चुके थे, वो नूरुल अमीन को वजीर आज़म नामजद कर दिया गया था। ये वजीर खारजा के तौर पर ये वहाँ भेजे गए UNO में, सही। और इन्होंने तकरीर जो बड़ी वहाँ जाके ये भी राब्ते में नहीं रहे, राब्ता ख़त्म हो गया इस्लामाबाद से इनका। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, बिल्कुल ट्रंक कॉल हुआ करती थी। ट्रंक कॉल होती थी। याह्या खान इनको तलाश कर रहे थे, इनसे बात नहीं हो रही थी, और कहते हैं कि जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा आवाज़ नहीं आ रही, और वो बात ही नहीं हुई, और वो अपना बीमार होके लेटे रहे अपना होटल में। और जब वहाँ पहुँचे हैं तो जो पोलैंड की करारदाद थी जंग बंदी की, उसको मंजूर नहीं किया। यानी कोई शख्स जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ना याह्या खान तैयार था, ना भुट्टो साहब तैयार थे कि भाई कोई और ये नतीजा निकला कि वो करारदाद फाड़ दी, और जंग बंदी जो है वो जंग बंदी हो जाती, और कोई समझौता होता, कोई बातचीत होती, और पाकिस्तान की फौजें जो हैं वो इज्जत एहतराम से वहाँ से वापस आ जाती, और शेख मुजीब के साथ जो भी मामला होता